गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाज़ीवाद और हिटलर का उदय नामक लेसन के अंतर्गत जर्मन किसान के प्रति हिटलर के जो पोस्टर थे, उसके जो प्रचार शैली का माध्यम था, उसके विषय में प्रकाश डाले थे। जैसा कि अध्ययन क्रम को बनाए रखते हुए फिर से हम इस पोस्टर को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। जर्मन किसान, जैसा कि हमने बताया था कि हिटलर ने प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हुए वाइमर गणराज्य के पतन का मार्ग सुनिश्चित किया और फिर उसी का सहारा लेते हुए जर्मनी के नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। उसने मीडिया को, पत्र पत्रिकाओं को, दूरसंचार के समस्त माध्यमों को अपने अधीन कर लिया था और जोरदार प्रचार प्रसार करता था। उसकी प्रचार की शैली जो थी वह प्रभावोत्पादक थी, यानी कि लोगों को प्रभावित करने में सक्षम थी। इसीलिए जर्मनी के नवयुवकों पर नाज़ी पार्टी और हिटलर का जुनून सवार हो गया था। तो वह किस प्रकार का प्रचार प्रसार करता था बच्चों? तो ये पोस्टर हम उस दिन पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। या है ये हिटलर हथौड़ा लिए हुए दिखाई पड़ रहा है, हिटलर लिखा हुआ है और इधर जो है उसके वाक्यांश हैं। क्या है? जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के यानी बड़े पूंजीवाद का है, क्योंकि उस समय विश्व दो गुटों में बट गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही विश्व दो गुटों में बट गया था, पूंजीवाद और समाजवाद। इसीलिए उसने क्या कहा? पूंजीवाद का विरोध किया। पूंजीवादी का समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। तो हिटलर ने अपने प्रचार प्रसार में क्या कहा कि एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं और ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं, क्योंकि दोनों क्या थे? मार्क्सवादी भी क्या थे? यहूदी विचारधारा से, जैसा कि हिटलर का कहना था, प्रभावित थे और अमेरिकी भी, और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? तो नाज़ी पार्टी या हिटलर। इस प्रकार से वह प्रचार प्रसार किया करता था, यानी जनता की कमज़ोर नस को उसने पकड़ लिया था और उसी दुखती रग पर हाथ रख के वह आगे बढ़ रहा था, जैसा कि राजनीति में सभी पार्टियां करती हैं। प्रेजेंट टाइम में भी यही नीति चलती है बच्चों। अगला अब हमारा आज का क्या है, ये तो पिछले वीडियो में हम समझा चुके थे। हमारा आज का टॉपिक है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो फिर हिटलर अपने प्रोपेगेंडा में सफल हुआ और जर्मनी पर सत्ता हासिल कर लिया और इसके बाद उसने विशुद्ध नॉर्डिक जर्मन आर्य साम्राज्य की स्थापना करना प्रारंभ किया, जिस पर हम पिछले वीडियोज़ में प्रकाश डाल चुके हैं। और इसके बाद आम जनता का जो उसने क्रिया किया, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें जनता की क्या प्रक्रिया हुई और उसका कार्य मानवता के खिलाफ अपराध था। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, घेटों को दिखाया था, गैस चेम्बरों के चित्र जो बने हुए थे और जिन गाड़ियों में लोगों को ठूस करके भर करके गैस चैम्बरों तक पहुंचाया जाता था, ये सब हम आपको दिखा चुके हैं। तो क्या यह मानवता के लिए अपराध नहीं था बच्चों? आपकी निगाह में क्या था? महा अपराध इसे कहेंगे, क्योंकि लोगों को ज़बरदस्ती
मौत के नींद सुला दिया जाता था, मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? नास्तिवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नास्ती शब्दाडंबर, ये क्या है, ये जो प्रचार है ये शब्दों का आडंबर ही है, और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। जैसा कि अभी हमने बताया कि उसने जनता की दुखती रग पर हाथ रखा, यानी कमजोरियों को पकड़ लिया और उसी पर प्रहार करना शुरू किया और आगे बढ़ता चला गया, लोग उसके समर्थक बनते चले गए। तो नास्ती शब्दांबर और धुआंधार प्रचार का शिकार थे। वे दुनिया को नास्ती नज़रों से देखने लगे। कौन? जर्मनी के लोग, और अपनी भावनाओं को नास्ती शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। तो जो नास्ती पार्टी यानी हिटलर बोलता था उसी का धुआंधार अनुसरण किया जाने लगा। उसके शब्द आडंबर में क्या हुए, वहाँ के पूरे देश के नवयुवक फंसते जा रहे थे, फंस गए थे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। क्यों ऐसा होता था? किसी भी जर्मन नवयुवक के सामने जब कोई यहूदी पड़ता था बच्चों, तो वह नवयुवक क्या हो जाता था? नफरत और गुस्से से भर जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि प्राइमरी लेवल से ही उन्हें यह सिखाया जाता था कि यहूदी क्या होते हैं? सूदखोर होते हैं, अपराधी होते हैं। इनकी नाक की बनावट ऐसी होती है तो इनके पेट की बनावट ऐसी होती है, इनका पेट निकला होता है क्योंकि ये सूद खाते हैं। इस तरह की जो छवि बच्चों के दिमाग में भरी जाती थी बचपन से ही, तो उनके मन मस्तिष्क पर यहूदियों का ऐसा चित्र बन जाता था कि वे नफ़रत करने लगते थे। जैसे ही कोई यहूदी सामने आता था उनके भीतर की नफ़रत गुस्से के रूप में प्रस्फुटित हो जाती थी। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि क्या किया? जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नास्तीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। तो बच्चों, शुरू में जर्मनी वासियों का नात्सी पार्टी के शब्दांबर में फंस जाना जो है वही नाज़ियों के परम या चरम मानवता के खिलाफ अपराध में सहयोग दिया। अगर नाज़ियों के शब्दजाल में जर्मनी वासी नहीं फंसते तो शायद नाज़ी पार्टी द्वारा, हिटलर द्वारा इस तरह से मानवता के खिलाफ कार्य नहीं किया गया होता। लेकिन जैसा कि अभी इस पैराग्राफ में आपने देखा कि गहरी आस्था नाज़ियों के प्रति, जनता के मन में गहरी आस्था और यहूदियों के प्रति नफ़रत का भाव अत्यधिक बढ़ गया था। जिससे कि क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि वो जानते थे कि नाज़ीवाद ही उनके देश को तरक्की के रास्ते पर लाएगा, ले जाएगा। अन्य व्यवस्थाएं जो हैं वह विफल कर देंगी, विफल हो जाएंगी, इसलिए ऐसा होता था। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। जैसा कि हर युग में, हर काल में, हर समय में होता है कि किसी भी एक विचारधारा को सभी लोग नहीं मानते हैं। कुछ न कुछ हर विचारधारा में कमी होती है और कुछ लोग जो होते हैं वो किसी न किसी बात से असहमत होते हैं
और इस तरह से किसी भी विचारधारा के पूर्णतः समाज समर्थक नहीं होता है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि उस विचारधारा के विपरीत कार्य करता है। तो इसी तरह से कमी, कोई न कोई कमी अवश्य रहती है। तो हिटलर की जो नाज़ी विचारधारा थी उससे भी जर्मनी के सभी व्यक्ति क्या थे, प्रभावित नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध शुरू किया, क्योंकि उनको क्या था, उनको ये जो भ्रामक प्रचार प्रोपेगेंडा फैला रहा था हिटलर, उसमें उनका विश्वास नहीं था। और जो बेवजह लोगों का दमन कर रहा था, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उसके विरोध में कुछ लोगों ने क्या किया, जमकर विरोध शुरू कर दिया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुखदर्शक बना रहा और उदासीन साक्षी बना हुआ था। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि जमकर विरोध कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि न तो विरोध कर रहे थे और ना ही पक्ष में थे, बल्कि उदासीन थे, यानी कि न साथ दे रहे थे और ना ही विरोध कर रहे थे, चुपचाप पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। ऐसा लोग क्यों कर रहे थे? एक वर्ग ऐसा क्यों कर रहा था कि केवल मुख दर्शक बना हुआ था, उदासीन साक्षी यानी गवाह बना हुआ था किसका, पूरे घटनाक्रम का। ऐसा क्यों कर रहा था बच्चों? क्योंकि वह वर्ग डर रहा था। किससे डर रहा था? नाज़ीवाद से डर रहा था, इसलिए मुख दर्शक बना हुआ था। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देते थे। तब जहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा होता था, वहाँ से क्या होते थे, चल देते थे, चुपचाप निकल जाते थे, खिसक जाते थे। पादरी निम्योलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। किसने? निम्योलर ने। निम्योलर कौन था? पादरी था। इन्होंने लगातार नाज़ियों का विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी समाज में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती। उनको इस बात का एहसास था। किसको? पादरी निम्योलर को इस बात का एहसास था बच्चों कि जर्मनी की जनता जो यह जानती है कि नाज़ी निर्मम और संगठित जुल्म कर रहे हैं, उसको मन से स्वीकार नहीं करती थी, किंतु फिर भी नाज़ियों का विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जनता डरी हुई थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो, जो कि हम दूसरे वीडियोज़ में बताए हैं कि गेस्तापो क्या था, एक खुफिया दल होता था, विशेष खुफिया दल का संगठन जो हिटलर द्वारा किया गया था। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली, कैसी कार्यशैली थी? दहशतनाक यानी दहशत फैलाने वाली कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। किसने? निम्योलर ने। जो पादरी निम्योलर था, वह जनता की भावनाओं को समझते हुए बहुत ही मर्मस्पर्शी यानी हृदय को छू लेने वाली, मर्मस्पर्शी का मतलब होता है मन को छू लेने वाली बात या हृदय को छू लेने वाली शैली में अपने भावनाओं को, जनता की भावनाओं को निम्न तरह से व्यक्त किया है। किसने? पादरी निम्योलर ने। किस तरह से व्यक्त किया है? निम्न तरह से। उन्होंने क्या लिखा कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। पादरी क्या लिखता है कि पहले
नाज़ी लोग किसको ढूंढते आए? कम्युनिस्टों को, क्योंकि शुरू में नाज़ियों द्वारा कम्युनिस्टों का सफाया किया जा रहा था और मैं कम्युनिस्ट नहीं था। वह क्या कहता है कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। दूसरा निशाना, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हिटलर अपने विरोधियों का एक एक करके, पहले विरोधी जो पार्टियां होती थी, राजनीतिक पार्टियां थी जर्मनी में, उनका सफाया कर रहा था, जिसमें कम्युनिस्ट डेमोक्रेट्स थे। तो फिर दूसरी बार नाज़ी समर्थक किसको ढूंढते हुए आए? सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, इसलिए चुप रहा। फिर क्या हुआ? ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था, तब किसी भी राजनीतिक संगठन का व्यक्ति नहीं था। कौन? पादरी, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे यहूदियों को ढूंढते आए। किसको? यहूदी को। लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो पादरी क्या लिखता है कि मैं यहूदी भी नहीं था। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके, यानी कि सबको मार दिया गया था, केवल पादरी बचा हुआ था। इस सारे घटनाक्रम से क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि कम्युनिस्टों का सफाया नाज़ियों द्वारा कर दिया गया था, डेमोक्रेट्स का कर दिया गया था। जितने ट्रेड यूनियन बने थे उन लोगों की हत्या कर दी गई थी, यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इन सब में पादरी नहीं आता था। पादरी किस वर्ग में आता था? धार्मिक संस्था के संरक्षक के रूप में आता था। तो अंत में वह पादरियों को भी मारना शुरू कर दिया। पादरी क्या होते हैं? चर्च में होते हैं, धर्मगुरु के रूप में कार्य करते हैं, धर्म संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो बाद में पादरियों को भी मारना शुरू कर दिया, जैसा कि पादरी निम्योलर लिखता है कि फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। इस प्रकार वह यह दिखाना चाहता है कि कत्लेआम कितना भयानक हो रहा था। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। ये भी कहाँ रहते थे? घेटों में रहते थे बच्चों। घेटो यानी कि विशेष प्रजातियों के लिए अलग से बनाया गया निवास स्थान जो होता था, दड़बा होता था, वहीं पर जहाँ पर के ले जा कर के अन्य प्रजातियों को रखा जाता था। तो उसी में से एक कौन था? शार्लट बेराट थे। इन्होंने उस समय अभिव्यक्ति पर भी रोक लगी हुई थी, तो चोरी चोरी इन्होंने अपनी डायरी लिखी थी। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। किसने लिखा? शार्लट बेराट ने लिखा है। क्या नाम है बच्चों? शार्लट बेराट। और इन्होंने अपनी डायरी कैसे लिखी? छुप छुप के, चोरी चोरी से लिखी। केवल इन्होंने ही नहीं लिखी है, बहुत सारे लोग लिखते थे। लेकिन क्या किया जाता था कि उनकी अभिव्यक्ति को नष्ट कर दिया जाता था। और जो लोग लिखे थे, बाद में जब युद्ध समाप्त होने के कगार पर आ गया, जब जर्मनी वालों को एहसास हो गया, नाज़ी पार्टी को एहसास हो गया कि वे युद्ध हार जाएंगे, तो उन्होंने ऐसे सारे सबूतों को क्या किया? जला करके राख कर दिया था, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो
शार्लटे ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नासियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। तब नास्तियों को भी एहसास हो गया था, जो उनकी छवि प्राइमरी लेवल से बच्चों को पढ़ाई जाती थी, चारों तरफ पोस्टर लगे होते थे कि नासी सूदखोर हैं, नासियों की नाक ऐसी है, नासियों की शारीरिक बनावट ऐसी है। तो इस तरह से जो उनकी छवि दिखाई जा रही थी समाज को, उससे नासी भी सोच में पड़ गए थे और उनको लगता था कि वास्तव में हम लोगों में यह कमी है। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक कैसी दिखने लगी थी, आगे से मुड़ी हुई, बाल व आँखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। इसकी क्या कर रहे थे यहूदी? सपने में भी अपनी नाक को देखते थे। उनको लगता था कि वास्तव में हमारी नाक क्या है, आगे की ओर मुड़ी हुई है। जैसा कि नासी द्वारा बच्चों को प्राइमरी लेवल पर चित्र द्वारा दिखाया जाता था, समझाया जाता था, नासियों के प्रति नफरत की भावना पैदा की जाती थी। उनके रंग रूप को, उनके चाल ढाल को, उनके शारीरिक बनावट को प्रस्तुत किया जाता था। उसको देख करके, सुन करके ना खुद यहूदियों को लगने लगा था कि हाँ, हमारी चाल ढाल ऐसी ही है, हमारी सूरत ऐसी ही है। और नासी प्रेस में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा करती रहती थी। यानी यहूदी अपने आप को उसी में ढालते जा रहे थे। जैसे कि अगर आपको कोई बार बार कहे कि ये चीज़ आप गलत कर रही हैं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़, अगर कोई झूठी प्रशंसा करे तो आपको लगेगा हाँ, मेरे अंदर ये गुण है। अगर आपके पास गुण है, अगर कोई बार बार यह कहता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं, तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, हम ये गलत कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्रचार का व्यक्ति के मन स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। तो एक तरह से ये क्या है, प्रचार है, दबाव वाला प्रचार है। तो किसी को भी ये हतोत्साहित कर सकता है और किसी को उत्साहित कर सकता है। तो हतोत्साहित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था नाज़ी पार्टी द्वारा। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि वे सोच करके अपने आप को दुख पहुंचा रहे थे और सोचते सोचते ही दम तोड़ जाते थे, गैस चैम्बर तक नहीं पहुंच पाते थे। ये चित्र आप देखिए, ये क्या है? वारसा घेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया। ये दूध लेने वाला जो बाल्टा आपके यहाँ आते हैं, उसी टाइप का ये बाल्टा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या करते थे लोग, जो लिखते थे उसको इसमें छुपा देते थे। और जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्टरों को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया। यानी क्या किया, जिस कोठरी में ये लोग रहते थे, जिसमें सज़ा मिली हुई थी, उसी में मिट्टी खोद करके क्या किया, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, यानी दबा दिया। और ये कनस्तर जून 1950 में लोगों के हाथ लगे। तो ये जो अभी शार्लट बेराट का जो ये सारा वृत्तांत है, लोगों के सामने कैसे आया, जब ये कनस्तर लोगों द्वारा पकड़ में आया, तब कब आया, 1950 में आया। और युद्ध कब समाप्त हुआ, 1945 में। तो इस तरह से इन कनस्तरों के प्रकाश में आने के साथ ही हिटलर के जुर्मों की गाथा भी लोगों के सामने आई। अगला क्या है, महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियाँ। नाज़ी तौर तरीक़ों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर निकलने लगी थी। रिसना मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जैसे पानी टपकता है जब हल्की कहीं पर
सीलन होती है घर में तो पानी क्या होता है, रिसता है। चूना मतलब टपकना, उससे चूने और रिसने में काफ़ी अंतर है। तो बहुत जरा जरा सा जो पानी धीरे धीरे करके बाहर निकलता है उसे रिसना कहते हैं। तो केवल दीवार पर लगेगा कि पानी क्या हो रहा है, जैसे आप कहते हैं ना सीलन आ गई है, तो वो क्या होता है, पानी रिसता है। तो रिस रिस करके रिस मतलब छन छन करके बाहर जाने लगी थी। लेकिन वहाँ कितना शोषण, भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। कौन चाहता था? यहूदी। इसीलिए उन लोगों ने अपने दर्द भरी कहानियों को लिख करके दूध वाले बाल्टा में रख करके उसको छुपा दिया था, क्योंकि जानते थे कि अब बचेंगे नहीं। तो जो भी आगे जिसके हाथ में भी लगेगा वह इन घटनाओं को प्रकाशित अवश्य करेगा। इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस भी कहा गया। महाध्वंस किसे कहते हैं? कत्लेआम को महाध्वंस। और जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। क्या बोला था बच्चों? जो घेटों में रहते थे कि युद्ध के बाद आधा घंटा और जीना चाहता है। क्यों जीना चाहता है? क्योंकि वह दुनिया को यह बता कर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और क्या करने के लिए? गवाही देने, और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखे जा सकती थी। यानी लोग चाह रहे थे कि जर्मनी की पराजय हो, और पराजय के पश्चात उनको भी यह पता था कि पराजय के पश्चात वे लोग बचेंगे नहीं, मार दिए जाएंगे। फिर भी वे चाहते थे कि कम से कम हारने के पश्चात आधा घंटा ही जीवित रहें, ताकि वे नाज़ी पार्टी द्वारा ढाए गए जुर्म को दुनिया के सामने रख सकें। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी थी, नोटबुक लिखी थी, दस्तावेजों के संग्रह किए थे। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व के दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया गया। क्या किया गया बच्चों? कि नाज़ी कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो दस्तावेज़ थे, जो डायरियाँ लिखी थी लोगों ने, जो यातना गृहों में रहते थे, उन सबको क्या किया जाए? जला करके राख कर दिया जाए, यानी कुछ भी न बचे जो कि सबूत के तौर पर दुनिया के सामने पेश हो। ऐसा कुछ भी न बचे, यानी हिटलर समस्त सबूतों को जला करके राख करवा देना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया? पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस यानी यातना गृहों का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस किया था। जो चीज़ें बच चुकी हैं उनको कहाँ रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है। और यह क्यों रखा गया है? क्योंकि यह उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के अंदर रह करके, जर्मनी के महाध्वंस यानी होलोकास्ट में रह करके यातना सही थी, उनके लिए
क्या है बच्चों? ये श्रद्धांजलि है। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी भी है कि आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। खामोश होकर के देखना भी क्या है? अपराध ही है। गलत का विरोध करना चाहिए। लेकिन जर्मनी में, जैसा कि हम बताए हैं अभी ऊपर, कि बहुत सारे लोग चुपचाप दर्शक बन कर के देखते रहते थे, और जहाँ जुल्म हो रहा होता था वहाँ से आंख फेर करके खिसक जाते थे। तो ये भी क्या है बच्चों? जुर्म सहना भी एक प्रकार का अपराध होता है। तो ऐसे लोगों को भी ये जो चीज़ें हैं, बची हुई चीज़ें, वो क्या है? चेतावनी है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जुर्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर किसी पर भी जुर्म ढाया जा रहा हो तो उसका साथ देना चाहिए, न कि मुंह फेर करके चुपचाप निकल जाना चाहिए। इधर क्या है बच्चों? गांधी जी ने हिटलर को लिखा, और उस समय भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे। और किसके माध्यम से कर रहे थे? उनकी नीति से आप सभी लोग परिचित हैं बच्चों। सत्य और अहिंसा के समर्थक थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। तो उन्होंने बड़े दुखी मन से हिटलर को पत्र लिखा था। वही पत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा, मध्य प्रांत, भारत, 23 जुलाई 1939 को। गांधी जी ने क्या लिखा बच्चों? प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं। यानी कि गांधी जी ने बहुत सारे लोगों के आग्रह पर क्या किया? हिटलर को पत्र लिखा। लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूँ, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। क्यों होगी? क्योंकि गांधी जी को यह एहसास था कि हिटलर उनकी बात को अमल नहीं करेगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए, और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं और जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए? गांधी जी ने हिटलर से प्रश्न किया कि किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना आपको शोभा देता है? कौन सा? जर्मनी के अपमान का बदला लेने के लिए ही हिटलर ने क्या किया था? नाज़ी पार्टी का संगठन किया था। तो वहीं गांधी जी पूछते हैं कि और साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से, तो गांधी जी ने निशाना साधा कि इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए। किसके लिए? आपको किसी उद्देश्य के लिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? तो गांधी जी ने क्या आगे कहा कि एक व्यक्ति यानी स्वयं को उन्होंने लिखा कि क्या आप एक व्यक्ति के बात को मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमने क्या किया है कि बहुत ही सोच विचार करके युद्ध नीति का परित्याग कर दिया है। जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी ने भी बेमन से ही हिटलर को पत्र लिखा था, क्योंकि वह भी जानते थे कि हिटलर उनकी बात को नहीं मानेगा।
इसलिए उन्होंने लास्ट में क्या लिखा कि जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यानी कि मैंने अपने भावों को लिखा है, अगर आपको बुरा लगे तो आप उसको न माने। तो इस आशय से उन्होंने हिटलर को पत्र लिखा और लास्ट में सच्चा मित्र से संबोधन किया है। फिर हिटलर लिखता है गांधी जी को, क्या लिखता है हिटलर को गांधी जी का पत्र? वर्धा, अगला पत्र 24 दिसंबर 1940 में। हमें अहिंसा के रूप में ऐसे शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। आगे गांधी जी क्या लिखते हैं कि प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए हमें क्या मिल गया है? एक ऐसी संगठित शक्ति मिल गई है अहिंसा के रूप में कि हम प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुँचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है, यानी अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, यानी सबके पास है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा। देखिए, अगर ब्रिटेन नहीं करेगा तो कोई और देश क्या करेगा? आपके अस्त्र शस्त्रों से बेहतर अस्त्र शस्त्र का तरीका निकाल लेगा, आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व हो। गांधी जी ने क्या लिखा बच्चों कि आप अपने देशवासियों के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं कि आगे चल कर के आपके बाद उनको आप पर गर्व होगा और वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। और साथ ही अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने एक पत्र 1939 में लिखा, दूसरा पत्र 1940 में लिखा। 1940 में हिटलर अपनी पराकाष्ठा के चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। 1939 में उसने युद्ध आरंभ किया था और 1940 में शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ऐसे समय में गांधी जी ने हिटलर को अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के विरोध में पत्र लिखा और अपील की कि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग न किया जाए, नहीं तो कोई अन्य देश भी उससे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके उसका विनाश कर सकता है। और साथ ही गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा नामक अस्त्र के विषय में, अस्त्र की शक्ति के विषय में भी अवगत कराया कि इस शक्ति के माध्यम से आप प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का भी मुकाबला कर सकते हैं और विनाशकारी युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। और ये विनाशकारी युद्ध आपके देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जाएगा और आपके बाद आपकी याद में आपके ऊपर कोई भी गर्व नहीं करेगा। इस प्रकार से गांधी जी ने हिटलर को युद्ध
समाप्त करने के लिए, युद्ध रोकने के लिए सलाह दी, अपील किया, किंतु हिटलर पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि वह शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और उसको लगता था कि संसार में उसका मुकाबला करने की शक्ति किसी में नहीं है, सामर्थ्य किसी में नहीं है और वह पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य कर लेगा। किंतु बच्चों, जैसा कि प्रकृति का नियम है उत्थान और पतन, उसी तरह से हिटलर का भी पतन सुनिश्चित था। और जैसे ही जापान ने अमेरिका के यू-बोट नामक पनडुब्बी को डुबाया, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल हो गया। पर्ल हार्बर पर आक्रमण और यू-बोट पनडुब्बियों के डुबाए जाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश लेते ही युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के दो प्रमुख शहर थे, परमाणु बम का प्रयोग किया गया और इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और हिटलर को, जिसने कि यातना गृहों में लोगों को तड़पा तड़पा करके मरवाया, उसकी नाज़ी पार्टी के लोगों ने महाविध्वंस किया, उन लोगों को भी आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हिटलर, उसकी पार्टी, उसका देश पराजित हो गया और हिटलर ने जो कर्म किया था वह जानता था कि अगर वह जिंदा रहा तो उसके साथ भी उसी प्रकार के कर्म किए जा सकते हैं। इसलिए उसने सपरिवार आत्महत्या कर ली। और चैप्टर के प्रारंभ में, जो कि एक कहानी से शुरू होता है, एक छोटे बच्चे की कहानी से शुरू होता है कि एक बच्चे की कहानी से, जो कि 11 साल का बच्चा है और उसका पिता आत्महत्या कर लेता है। क्यों करता है बच्चों? अब आपके समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वह कौन था? हेलमुट का पिता, जो शुरू में हमने बताया था पहले वीडियो में। हेलमुट नामक बच्चे से कहानी शुरू होती है, जिसका पिता क्या रहता है? एक डॉक्टर रहता है और नाज़ी पार्टी का सदस्य रहता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। तो क्यों करता है? अब आपके समझ में यह कहानी आ गई होगी, क्योंकि उसने लोगों को महाविध्वंस में, होलोकॉस्ट में किस तरह से प्रताड़ित कर कर के लोगों को मारा था। वह डरा हुआ था कि अब हम लोगों के साथ भी वही कर्म किया जाएगा, वैसे ही मृत्युदंड दिया जाएगा। इसलिए स्वतः गोली मार लेना ही उसने उचित समझा और उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से जर्मनी के हारे हुए अनगिनत सैनिकों ने स्वयं को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो बच्चों, जैसा कि कहावत प्रचलित है, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो जैसा इन लोगों ने बोया वैसा ही काटा और जर्मनी की पराजय हो गई, हिटलर की मृत्यु हो गई, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और दुनिया में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।